स्टूडेंट्स, अब हम लोग रोलिंग मोशन का थ्योरी देख रहे हैं और आप थ्योरी का जो वीडियो है उसमें क्या आपको मिलेगा वो सारे चीज़ यहाँ पर लिखे गए हैं। प्लेन सरफेस पर रोलिंग का जो कंसेप्ट है उसको समझेंगे, सारा एसोसिएटेड कंसेप्ट देखेंगे, इंक्लाइन प्लेन का देखेंगे, रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, फिर हम लोग देखेंगे मोशन ऑफ कनेक्टेड मास और कंडीशन ऑफ टॉपलिंग ऑफ ब्लॉक। सो मैक्सिमम थ्योरी हम लोगों ने प्रॉब्लम के थ्रू कवर कर रखा है। जो थोड़ी बहुत थ्योरी है उसको भी हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे और साथ में न्यूमेरिकल भी देख लेंगे। सो स्लीपिंग, स्पिनिंग और रोलिंग, इसमें क्या अंतर है? स्लीपिंग का मतलब क्या हो गया कि बॉडी स्लाइड्स किया सरफेस विदाउट रोटेशन, मीन्स कि रोटेशन नहीं हो रहा है, बॉडी केवल स्लाइड कर रहा है। हर एक पॉइंट का एक वेलोसिटी सेम है जो कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है। तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी को यदि VCM बोलोगे तो हर एक पॉइंट का वेलोसिटी क्या है? VCM है, जितना भी इस बॉडी का पॉइंट्स है, बिकॉज रोटेशन जो है ना वो जीरो है। और इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा? 1/2 mv²। ठीक है, क्योंकि बॉडी में केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। जनरली जब बॉडी में फ्रिक्शन नहीं होता है ना, जब बॉडी और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता है तो फिर आपको स्लाइडिंग का कंडीशन होता है। लेकिन यदि फ्रिक्शन हो भी, लेकिन बहुत कम फ्रिक्शन हो, बहुत कम फ्रिक्शन, तब भी ये बॉडी रोल नहीं कर पाएगा और उस केस में भी आपको ये स्लाइडिंग का कंडीशन होगा। सो स्लाइडिंग मतलब हो गया ट्रांसलेशन वेलोसिटी और स्पिनिंग मतलब हो गया केवल रोटेशन। क्या हो रहा है? एक एक्सिस है जिसके अबाउट ये रोटेट कर, देखो ये एक्सिस है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है ऐसे ओमेगा एंगुलर स्पीड से, और एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव नहीं कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव नहीं हो रहा है। सो यदि किसी भी इसके सर्कमफेरेंस के पॉइंट पर हमको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो वो ओमेगा आर के इक्वल होगा और डायरेक्शन होगा अलोंग द टेंजेंट। क्लियर है? आपको सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट में पता हो, लाइक मोशन ऑफ ए ब्लेड ऑफ ए फैन होगा और बॉडी में इसमें क्या होगा? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, जिसको 1/2 I ओमेगा से दिखाते हैं। I क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपने सेंटर के अबाउट एक्सिस लिया, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस। ठीक है, एक्सिस के अबाउट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ओमेगा क्या हो गया? एंगुलर स्पीड हो गया, जो कि आपको वेलोसिटी के टर्म में कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा? V/r, बिकॉज V होता है ओमेगा आर। सो यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म में लिखना चाहोगे तो I हो जाएगा mk², जहाँ k क्या है? रेडियस ऑफ जायरेशन है। सो आप ये जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, 1/2 mv² k²/r²। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो यहाँ से ये निकल के आया कि यदि मैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बीच का रेशियो कैलकुलेट करूँ तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k²/r²। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आप याद रखना हमेशा, kr/kt, r फॉर रोटेशनल, t फॉर ट्रांसलेशनल, ये होता है k²/r², जहाँ k रेडियस ऑफ जायरेशन है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो mk²/mr², डेट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाई mr²। तो आप ध्यान रखना कि kr/kt इज इक्वल टू k²/r² इज इक्वल टू I/mr²। ठीक है, सो इसी कंसेप्ट पर पूरा आपको रोलिंग मोशन का सारा फॉर्मूला बेस्ड है। सो अब देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट बॉडीज़ का यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाया गया है। पहले रिंग के लिए देख लो। सो रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू mr² होता है और ये mk² के इक्वल कर दोगे तो k²/r² 1 के इक्वल हो जाएगा। और यदि आप ऊपर से एक हॉलो सिलेंडर को देखो, हॉलो सिलेंडर ऐसा हुआ, मीन्स के अंदर में खाली है, और ऊपर से आप देखोगे तो क्या दिखेगा? आपको रिंग दिखेगा। सो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है। फिर दूसरा आता है डिस्क या सॉलिड सिलेंडर। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2 और क्लियरली k²/r² हो जाएगा 1/2। ऊपर से डिस्क को देखोगे तो आपको सॉलिड सिलेंडर दिखेगा। ठीक है, और इस कारण से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और k²/r² का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। सॉलिड स्फीयर के लिए ऐसे ही कैलकुलेट किया गया है, k²/r² 2/5। स्फेरिकल सेल के लिए किया गया है 2/3।
सो यदि इंक्रीजिंग ऑर्डर इन चारों बॉडी का, पांचों बॉडी का देखा जाए तो सॉलिड स्फीयर के केस में k²/r² सबसे कम है और रिंग या हॉलो सिलेंडर के केस में सबसे ज़्यादा है। सो ये कॉम्परेटिव एनालिसिस है, इसके बारे में फर्दर हम लोग जब काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तब भी समझेंगे। सो क्लियरली यही जो रेशियो होता है यही बताता है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बाय ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। सो क्लियरली ये रेशियो मिनिमम होगा, जिसके लिए ये k²/r² मिनिमम है, डेट इज सॉलिड स्फीयर, और मैक्सिमम होगा रिंग या हॉलो सिलेंडर के लिए। सो रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। आसान है, समझ गए। अब हम लोग अगला कंसेप्ट देते हैं रोलिंग। सो रोलिंग क्या होता है? रोलिंग जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। सो यदि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन को आपने ऐड कर दिया तो रोलिंग मोशन हो गया। और क्लियरली जैसे रोटेशनल मोशन में एक्सिस मूव नहीं करता है, रोलिंग मोशन में मीन्स की एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑल्सो मूव्स। ठीक है। सो लाइक मोशन ऑफ ए व्हील ऑफ साइकिल ऑन अ रोड, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस होगा तभी रोलिंग मोशन हो पाएगा, मीन्स सफिशिएंट फ्रिक्शन होना चाहिए। फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होता है उसको भी हम लोग कैलकुलेट करके थ्योरी में देखेंगे। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट जो केस होता है वो होता है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। अभी तक हम लोगों ने केवल रोलिंग के बारे में बोला, लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है वो उसको बोलते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग और प्योर रोलिंग। और इस केस में प्योर रोलिंग में देयर इज नो रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मीन्स कि ये जो है ना, यहाँ पर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। आप समझ जाओ कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P है ना, वो सरफेस के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगा। मीन्स कि ये स्लाइड नहीं करेगा, स्लीप नहीं करेगा, बस रुका हुआ रहेगा। और इस कारण से जो मोशन होता है ना वो प्योर रोलिंग का होता है। इसके बारे में फर्दर हम लोग देखेंगे, अभी इसको और भी इसमें बहुत चीज़ समझेंगे। सो इन केस ऑफ प्योर रोलिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज इन रेस्ट एंड फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ मोशन। फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, बट वर्क डन और डिसिपेशन ऑफ एनर्जी अगेंस्ट फ्रिक्शन इज जीरो। हम लोगों ने अब तक देखा था कि फ्रिक्शन जो भी काम करता है वो हीट एनर्जी के रूप में ख़त्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। लाइक यहाँ पर यदि कोई एक ब्लॉक को धक्का दोगे, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगेगा तो जो भी घर्षण से जो भी हीट एनर्जी निकलेगा वो लॉस्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें फ्रिक्शन ना कुछ एनर्जी का डिसिपेशन नहीं करता है, क्योंकि कोई रिलेटिव मोशन बॉडी और सरफेस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ पर नहीं होता है। अब हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ प्योर रोलिंग। पहला आपको होगा लीनियर वेलोसिटी के बारे में समझेंगे। सो लीनियर वेलोसिटी रोलिंग के लिए समझने के लिए आपको बेसिकली ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन को कंबाइन करना होगा। हर एक पॉइंट पर कंबाइन करना पड़ेगा। लाइक आप टॉप मोस्ट पॉइंट पर देखो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v है और रोटेशनल वेलोसिटी r ओमेगा है, और दोनों सेम डायरेक्शन में है। और v चूँकि r ओमेगा के इक्वल हो गया, सो यहाँ पर v प्लस r ओमेगा या 2v के इक्वल हो जाएगा। जो लोएस्ट पॉइंट है वहाँ पर देखो इस तरफ v है और इस तरफ आपको r ओमेगा है, सो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा बिकॉज v r ओमेगा के इक्वल है। और यहाँ पर आपको वेलोसिटी नेट जीरो हो जाएगा। आपको पॉइंट d पर कैलकुलेट करना है, तो इस तरफ आपको v होगा और इस तरफ आपको क्या होगा, देखो इस तरफ है r ओमेगा v के इक्वल है। सो क्लियरली ये इस डायरेक्शन में होगा √2v। लेकिन आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालने का एक दूसरा सबसे अच्छा और आसान मेथड क्या होता है कि रोलिंग मोशन में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आप एक्सिस ऑफ रोटेशन या पॉइंट ऑफ रोटेशन ट्रीट करो। सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट is treated as the point of rotation. सो अब यदि रोलिंग मोशन में वेलोसिटी निकालना होना तो ये मान लो कि ये एक सर्किल में घूम रहा है इस पॉइंट के अबाउट। सो अब मालूम है कि जब सर्किल में घूमता है या एक रोटेशन होता है, सपोज करो यहीं से एक्सिस क्रॉस हो रहा है, ऐसा समझ लो, तो उस केस में जो वेलोसिटी क्या होगा, आप यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो और उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो। सो यहाँ पर मुझे निकालना होगा तो क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, √2r। ठीक है, बिकॉज ये आपको r हो गया, ये आपको r हो गया, तो √2r इंटू ओमेगा, r ओमेगा v के बराबर होता है √2v। ऐसे ही यहाँ पर के लिए निकालना चाहो तो ये डिस्टेंस हो गया √2
आर और इंटू ओमेगा कर दोगे स्क्वायर रूट 2v। यदि आपको b के लिए निकालना हो तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया 2r, सो 2r इंटू ओमेगा डेट इज़ 2r इंटू ओमेगा डेट इज़ 2v। क्लियर है? सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा कंसेप्ट है। और प्योर रोलिंग के केस में आपको मालूम है v इज इक्वल टू आर ओमेगा के इक्वल हो गया। सो कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी एट अ जनरल पॉइंट में दो तरीके से निकाला, एक तरीके से तो आपको बता दिया, दूसरे तरीके से यहाँ पर निकाला गया है। सपोज करो कि ये बॉडी है जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, v लीनियर वेलोसिटी से चल रहा है, तो आपको वेलोसिटी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन हो जाएगा vi। ये मैंने मान लिया x एक्सिस, ये मान लिया y एक्सिस, ये मान लिया मैंने z एक्सिस। तो i इधर हो गया, j इधर हो गया, इधर k हो गया, सॉरी इधर j हो गया। सो यदि ओमेगा इधर से घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? सो अपने राइट हैंड के चारों फिंगर्स को इस तरफ कर्ल करो, घुमाओ, तो देखोगे कि घुमाने के लिए आपको थंब अंदर की तरफ पॉइंट आउट करेगा, तभी आप घुमा पाओगे। हाथ को आप ना घुमाना चाहोगे तो थंब को अंदर की तरफ करके ही आप घुमा सकते हो। इसका मतलब ये अंदर की तरफ ओमेगा का वैल्यू है और ओमेगा का डायरेक्शन वेक्टर के फॉर्म में हो जाएगा ओमेगा इंटू माइनस के। और आपको मालूम है कि रोटेशन मोशन के कारण जो वेलोसिटी होता है किसी भी पॉइंट पर, वो कैसे कैलकुलेट होता है? ओमेगा क्रॉस आर से। यहाँ पर यदि इस पॉइंट से आपको निकालना है तो ये रोटेशनल मोशन के कारण क्या होगा? ओमेगा के माइनस ओमेगा के क्रॉस आर। आर को आप दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दो, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। सो ओमेगा के क्रॉस आर कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जी। अब फिर आप इसको सॉल्व कर दोगे। वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट के लिए वीडियो एक बनाया गया है, आप चाहो तो वेक्टर का वीडियो देख सकते हो। मैं यहाँ पर रिकॉल करा देता हूँ। आई जे के को ऐसे करके लिख दो और आई इंटू जे को मल्टीप्लाई करोगे तो के इक्वल होगा, जे इंटू के को मल्टीप्लाई करोगे तो आई के इक्वल होगा। डेट इज़ आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई और k क्रॉस i इज इक्वल टू j। ठीक है? तो आपको डायरेक्शन बस ध्यान रखना है, ये आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। जब इसका वैल्यू इसमें पुट करोगे तो vb का वैल्यू ये आया और यहाँ से आप मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, स्क्वायर करके ऐड कर दिया गया है। तो ये वाला आ गया आपको फॉर्मूला। और एंगल भी निकालना है। आपने देखा कि इस तरफ आ रहा है v प्लस आर ओमेगा साइन थीटा और इस तरफ है ओमेगा आर कॉस थीटा। यदि ये एंगल आप अल्फ़ा मानोगे, ये आपको v नेट है, v बी जो यहाँ पर निकाला गया है, तो tan अल्फ़ा हो जाएगा vy बाई वी एक्स, इट इज़ माइनस ओमेगा आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई v प्लस ओमेगा आर साइन थीटा। और प्योर रोलिंग के लिए v का वैल्यू ओमेगा आर कर दोगे तो इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो ये फॉर्मूला आ गया। एंगल आपको मालूम चल गया, मैग्नीट्यूड मालूम चल गया। कुछ भी डाउट होने से कमेंट करके पूछिएगा, हम लोग थ्योरी में सब चीज़ कवर कर चुके हैं। ठीक है? इसको दूसरे तरीके से यहाँ पर भी मैं निकाल कर दिखाया हूँ। जो अभी हम लोगों ने कंसेप्ट देखा कि आपको निकाल लेना है ये पॉइंट का डिस्टेंस, ये एंगल थीटा है। आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ, ये क्यू यदि पॉइंट है, ये पॉइंट ओ मानो तो आपको ओ क्यू निकालना है। ओ क्यू एज ए वेक्टर फॉर्म में निकाल सकते हो। आप देखो ओ क्यू निकालने के लिए ये प्लस दिस से यहाँ से जाने पर ये आ गया। ये एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर लो। वेक्टर की तरह, वेक्टर का एंगल क्या होता है? टेल टू टेल होता है या हेड टू हेड होता है। टेल टू टेल करने के लिए इसको ऊपर कर दोगे तो ये एंगल मेरा थीटा है, तो आपको वेक्टर के बीच का एंगल ये हो जाएगा। बिकॉज टेल टू टेल हुआ तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और क्लियरली ये हो गया आपको, ये ओ क्यू का वैल्यू हो गया आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर कॉस 90 माइनस थीटा। सिंपल फॉर्मूला है वेक्टर एडिशन का। यहाँ से आ गया स्क्वायर रूट 2r 1 प्लस साइन थीटा का पावर 1/2 और इसको आप यदि ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ही वेलोसिटी हो जाएगा। डेट इज स्क्वायर रूट 2v1 प्लस साइन थीटा 1/2। ये आपके एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहले मैं निकाला हूँ वही फॉर्मूला है, लेकिन कभी कभी यहाँ से भी पूछता है, यहाँ से एंगल दे देगा। ये जो है ना वर्टिकल लाइन, यहाँ से एंगल दे देगा। तो इसके लिए θ1, आप मान लो ये θ1 एंगल है तो θ1 क्या हो जाएगा? यहाँ से यदि एंगल लोगे तो थीटा। आपको एंगल क्या ले लेना है? थीटा आपने लिया था यहाँ से, तो हो जाएगा यहाँ पर थीटा आपको लिख दोगे 90 प्लस θ1। 90 प्लस θ1 लेकर के इसमें आप फॉर्मूला में डाल दोगे जो आपने अभी निकाला है। ठीक है? यही आपने फॉर्मूला निकाला है।
तो इसमें जब डाल दो तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2v1 प्लस साइन 90 प्लस थीटा 1 डेट इज़ 1 प्लस कॉस थीटा 1 डेट इज़ कॉस स्क्वायर थीटा 1 डेट इज़ कॉस 2v cos थीटा 1/2। आपको मालूम है कि 1 प्लस कॉस थीटा, ये मैं फॉर्मूला का यूज़ किया हूँ, 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2। ये ट्रिग्नोमेट्री का वेरी फेमस फार्मूला है। सो यदि इस पॉइंट से दिया जाए, यदि आपको इस पॉइंट से दिया जाए वेलोसिटी निकालने के लिए, तो कर देना स्क्वायर रूट 2v1 प्लस साइन थीटा का पावर 1/2, और यदि यहाँ से दे एंगल तो यूज़ कर देना 2v cos थीटा/2। ये आपको एग्ज़ाम में पूछते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है रोलिंग मोशन ऑफ ए बॉडी में बी ट्रीटेड एज अ प्योर रोटेशन अबाउट एन एक्सिस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विथ सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। वही चीज़ जिसका हम लोग बात किए कि आप एक्सिस को ना यहाँ की जगह यहाँ पर मान लो, और तब रोलिंग मोशन को बोल सकते हो कि ये पॉइंट इस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन है। ठीक है, सो टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट करने के लिए इसी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करो। सो इस पॉइंट के अबाउट आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, मीन्स कि मैं यदि रोलिंग मोशन बोलूँ, रोलिंग मोशन आपको कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी। सो ये आप बोलते हो 1/2 mv² प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर बोलते हो। ठीक है, दोनों काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दिए, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस एक्सिस के अबाउट आप प्योर रोटेशन मानो, तब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2 IP ओमेगा स्क्वायर, जहाँ IP का वैल्यू क्या होगा, IP का वैल्यू होगा IO प्लस mr²। सो ये आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम से लगा दिए हो, तो IO का वैल्यू हो गया mk² प्लस mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 1/2। देखो आग आता है सेम चीज़ की नहीं आता है। सो 1/2 mr² ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 mk² ओमेगा स्क्वायर डेट इज़ 1/2 mv², क्योंकि v इज़ r ओमेगा हो गया, प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। आ गया ना सेम चीज़। ठीक है, सो आप ये ऐसे करके भी आप समझ सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर टूल समझो ये। अब नेक्स्ट होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पॉइंट इन केस ऑफ प्योर रोलिंग। सो आपको सिंपल क्या करना है, जब भी डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कहे, आप ना दोनों मान लो, ट्रांसलेशनल भी समझो और रोटेशनल भी समझो, और उसके बाद फिर कैलकुलेट करना। लाइक यदि ये हाफ रोटेशन से घूम गया होगा तो B ऊपर आ गया, A नीचे आ गया, C इधर आ गया, देखो, और जो D था वो इधर आ गया, और ये कितना हुआ, ड्यू टू रोटेशन। सो रोटेशन के कारण ये घूम गया ऐसे, लेकिन ट्रांसलेशन के कारण ये इतना दूरी आ गया। ठीक है, सो आपको ट्रांसलेशन के लिए यूज़ करना x इज इक्वल टू वी टी का, रोटेशन के लिए यूज़ करना थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, और दोनों को जोड़ देना। इस पर एक प्रॉब्लम देखोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं न्यूमेरिकल एक इस पर कवर किया हूँ प्रॉब्लम में, जो कि नीट में पूछा था। यहाँ पर हम लोग एक और देख लेते हैं। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ABCD आफ्टर टाइम t/2, मीन्स कि हाफ कंप्लीट रोटेशन पर के बाद क्या होगा। सो देखो यहाँ पर ये कैलकुलेट किया गया है, कितना एंगल ऑफ रोटेशन से चेंज हुआ, पाई एंगल से ऑफ रोटेशन से चेंज हुआ। तो हर एक पॉइंट इसी हिसाब से चेंज हो गया। लाइक B जो है, B का इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या था, 0I माइनस RJ। ठीक है, यदि ये आपको मानोगे, ये आपको ऐसे मान लो x एक्सिस, ये मान लो y एक्सिस, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो ये होगा आपको 0 और माइनस R, यही होगा ना। तो B का ये हो गया। अब जब ये रोटेशन करके यहाँ पर चला गया तो ये B कितना से चेंज हो गया, जो लीनियर जो मोशन में जो चेंज किया, जो लीनियर जो डिस्टेंस चेंज किया वो क्या था, 2πr/2, और जो रोटेशन के कारण चेंज किया वो ऊपर चला गया तो ये हो गया RJ। सो अब क्या हो गया फाइनल, देखो r/i मैंने किया ना, r/i और कॉमा RJ। सो यदि मैं पॉइंट B के डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूं तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा r/i, 2RJ।
क्लियर है। सो ये देखो यहाँ पर लिखा गया है, और आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो स्क्वायर रूट आर पाई का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर करके ऐड कर दोगे। सो ऐसे करके आप हर एक पॉइंट का निकाल सकते हो और अलग अलग सर्कमस्टांसेस में निकाल सकते हो। आराम से शांति दिमाग से आपको इसे निकालना होगा, ठीक है। सो ये दोनों को ब्रेक करके निकालना सबसे आसान काम है। अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन प्योर रोलिंग मोशन में क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। सो आपको मालूम है कि प्योर रोलिंग के केस में जो बॉटम पॉइंट है, कांटेक्ट पॉइंट है, वो रेस्ट में होता है। सो हम लोग प्योर रोलिंग को बेसिकली ट्रांसलेशन और रोटेशनल के कॉम्बिनेशन के रूप में देख लेते हैं। सो यहाँ पर फिगर दिखाया गया है, चूँकि ये रोटेशन मोशन है तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगेगा ओमेगा स्क्वायर आर, जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, डेट इज़ AC हो गया ये। और बाकी जो अल्फ़ा आर होगा वो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होता है, मीन्स कि ओमेगा आर जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में आप आर अल्फ़ा भी करोगे। बिकॉज देखो v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है प्योर रोलिंग के केस में। सो dv बाई डी टी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी इंटू आर करोगे और a इज इक्वल टू अल्फ़ा आर कर दोगे। सो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर a इस तरफ है, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, रोटेशनल एक्सेलरेशन अल्फा आर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों कैंसिल आउट कर दिया, लेकिन ओमेगा आर ऊपर की तरफ लग रहा है। यदि इस पॉइंट के बारे में बात करोगे तो a प्लस ओमेगा स्क्वायर आर इस डायरेक्शन में है और अल्फ़ा आर ऊपर की तरफ है। इस पॉइंट के बारे में बात करोगे तो a प्लस अल्फ़ा आर इस डायरेक्शन में है और ओमेगा स्क्वायर आर नीचे की तरफ है। इस पॉइंट पर a इस तरफ है, ओमेगा स्क्वायर आर इस तरफ है, अल्फ़ा आर नीचे की तरफ है। सो आई थिंक ये बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हो कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा। और प्योर रोलिंग के केस में चूँकि a अल्फ़ा आर होता है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर आपको जो एक्सेलरेशन होगा वो केवल ऊपर सेंटर की तरफ होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर जे। आगे बढ़े, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है एक प्रॉब्लम के तौर पे कि आपको चेक करना है कि ये प्योर रोलिंग है या नहीं है। सो आपको सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी दिया गया, मीन्स कि v दिया गया है। तो आप v ट्रांसलेशनल निकाल दो, v सेंटर ऑफ मास के, v रोटेशनल निकाल दो ओमेगा आर से। तो आप देख रहे हो कि v ट्रांसलेशनल ज़्यादा है और v रोटेशनल क्या है, कम है। तो इस केस में ये क्या होगा, इस केस में ये आपको स्लाइड करेगा, आगे की तरफ स्लीप कर जाएगा, ठीक है। तो स्लाइडिंग होगा। यदि सपोज करो कि v रोटेशनल ज़्यादा होता, ये सपोज करो 7 होता या 5 से ज़्यादा होता, तो ये क्या करता, स्लीप करता। क्या करता, स्लीप करता। लाइक आपको याद है ना कि यदि कोई मड वाला एकदम कीचड़ वाले जगह पर टायर को रख दो और ना तो टायर ज़्यादा रोटेट करेगा, ज़्यादा ओमेगा आर होगा। ओमेगा आर इस पॉइंट पर क्या होता है, ज़्यादा होगा और वेलोसिटी आगे की तरफ कम होगा, तो ये चक्का ना बार बार ऐसे ज़्यादा घूमता है, ठीक है। लेकिन यदि सपोज करो एकदम फ्रिक्शन लेस सरफेस रख दो तो ये क्या होगा, सीधे सीधे आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, मीन्स कि रोल नहीं करेगा। ये जो बॉडी है ना ये आगे की तरफ स्लीप करता हुआ चला जाएगा सीधे, तो वो क्या हो गया, आपको स्लाइडिंग हो गया। तो स्लाइडिंग ये हो गया, स्लीपिंग ये हो गया। और ये सपोज करो कि v एकदम आर ओमेगा के इक्वल हो गया तो प्योर रोलिंग हो जाएगा। सो बहुत ही आसान है, आपको देखना है v ग्रेटर देन ओमेगा आर, तो क्या बोल दोगे आप, स्लाइडिंग बोल दोगे। यदि बोलोगे v लेस देन ओमेगा आर तो आप क्या बोल दोगे, स्लीपिंग बोल दोगे। या और भी इसका नाम क्या होता है हम लोग आगे और भी देखेंगे इसके बारे में। और v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है तो हम लोग बोलेंगे इसको रोलिंग। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ स्लाइडिंग, स्पिनिंग और प्योर रोलिंग। सो बहुत ही आसान है, यदि केवल आपको स्पिनिंग होगा, गोल गोल घूमेगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ये सब हम लोग देख चुके हैं। और यदि प्योर रोलिंग होगा तो दोनों को आपको जोड़ना होगा, स्लाइडिंग को भी जोड़ना होगा, मीन्स कि ट्रांसलेशन को भी जोड़ना होगा, रोटेशनल को भी जोड़ना होगा, दोनों रहेगा, ट्रांसलेशनल एज वेल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और ये आ जाता है आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर KT। सो मैं यहाँ पर फिर से ये फॉर्मूला लिख देता हूँ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बटे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ जाइरेशन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस का होल स्क्वायर डिवाइडेड इज इक्वल टू I बाई mr स्क्वायर। ये हो गया आपको इम्पॉर्टेंट फार्मूला। फिर kr बाई kr प्लस KT मीन्स रोटेशनल डिवाइडेड बाई होल एनर्जी, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर
और ये 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपको के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये बोलोगे आप आई डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर प्लस आई। क्लियर है? सो ऐसे करके आप सॉल्व करते हो। ये ध्यान दो, मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर देता हूँ, के आर बाई के नेट कर दो टोटल एनर्जी। तो ये हो गया आई डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और वैसे ही मैं यदि बोलूँ के टी बाई के नेट, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर प्लस आई। सो हम लोग ये सारे फार्मूला का यूज़ करने वाले हैं। और आप देखो कि किस रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो होता है वो सॉलिड स्फीयर डिस्क इस सब केस में ऐसे रहेगा। सो सबसे ज़्यादा टोटल एनर्जी में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी का रोटेशनल एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन ले पाता है वो रिंग ले पाता है। सो टोटल एनर्जी का मैक्सिमम 50% तक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रिंग ले लेता है इन केस ऑफ प्योर रोलिंग। जबकि सॉलिड स्फीयर के केस में ये टोटल एनर्जी का 2/7 दैट इज 200/7% ही ले पाता है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट कि आपसे कभी कभी यही पूछता है कि टोटल एनर्जी में से कितना परसेंट एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो वो लिख देना 200/7%। यदि डिस्क या सॉलिड सिलेंडर के बारे में बोलेगा तो बोल देना तुम 100/3 मीन्स कि 33%। जबकि आप हॉलो स्फीयर के बारे में बात करोगे तो ये हो जाएगा 2/2 + 3 5 दैट इज 40%। ठीक है? सो कितना परसेंट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। सो यही चीज़ आपको कैलकुलेट किया गया है। के नेट कैसे कैलकुलेट करते हो, और टोटल काइनेटिक एनर्जी आपको ये भी हम लोगों ने देखा था कि टोटल काइनेटिक एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड एज द रोटेशन काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये सब कंसेप्ट हम लोग देखे हैं, प्रॉब्लम्स में भी देखे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर डिफरेंट रोलिंग बॉडीज़ के लिए एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, आप इसको देख लीजिएगा। ये के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का रेशियो निकाल दिया गया है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया, इसी से निकाला गया, और टोटल एनर्जी हो गया। सो कितना इसका रेशियो है, ट्रांसलेशनल का कितना रेशियो है, रोटेशनल का कितना रेशियो है। तो जो मैं आपसे बोला था अभी, ठीक है, वो यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म में है, टेबल के रूप में है, आपको बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है? सो यदि कुछ भी डाउट हो, कहीं से भी डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा आप। मैं एक सॉलिड स्फीयर का बता देता हूँ। लाइक सॉलिड स्फीयर में जो रेशियो होता है 2/5 है। इसका मतलब कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी यदि ½ mv² है, ठीक है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया 1/5 mv²। ठीक है? मीन्स कि आपको मालूम है कि KR/KT आया 2/5, सो KR हो गया 2/5, KT का वैल्यू है 1/2 mv², तो ये आ गया 1/5 mv²। अब टोटल के लिए आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 7/10 mv² हो जाएगा। तो सॉलिड स्फीयर के केस में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कंपोनेंट होता है 71.5% और टोटल एनर्जी में रोटेशनल का कंपोनेंट होता है 28.5%। अब हम लोग देखते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स का कैसे कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ प्योर रोलिंग। तो ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है? फ्रिक्शन फोर्स का कोई एक बॉडी है जो प्योर रोलिंग में है, ठीक है, सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा या नहीं लगेगा, ये आपको जानना होता है और एग्ज़ाम में ये पूछता है। सो यहाँ पर एक बॉडी है जिसका रेडियस r है और इसमें फोर्स इसके जो सेंटर लाइन है ना, जो सेंटर का लाइन है उससे x डिस्टेंस ऊपर पे लगाया गया है, अप्लाई किया गया है। तो इस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू आता है वो होता है कैपिटल F इंटू x माइनस k² r डिवाइडेड बाई r प्लस k²/r। इसका हम लोग डेरिवेशन भी देखेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कैसे इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे। इसमें किस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। और एक्सलरेशन का वैल्यू होता है f इंटू r प्लस एक्स डिवाइडेड बाई m इंटू r प्लस k²/r। सो ये भी हम लोग देखेंगे। सो आप इसको देखो, इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि यदि x माइनस k² बाई r ग्रेटर देन 0 होगा
तो फिर x ग्रेटर देन के स्क्वायर बाई आर आएगा, और इस केस में फ्रिक्शनल का जो वैल्यू आएगा ना वो ग्रेटर देन जीरो होगा। मीन्स कि आपने जो फ्रिक्शनल फोर्स का जो डायरेक्शन चूज़ किया है सामने में वही डायरेक्शन होगा, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है और इस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव माना है। सिमिलरली यदि x माइनस के स्क्वायर बाई आर लेस देन जीरो हो, डेट इज x लेस देन के स्क्वायर बाई आर हो, तो आपको फ्रिक्शनल फोर्स लेस देन जीरो होगा और ये फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। सो डिपेंडिंग अपॉन x और के स्क्वायर बाई आर आपको फ्रिक्शनल आगे भी लग सकता है, पीछे भी लग सकता है, और ये जब इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा। सो आइए हम लोग एक करके देख लेते हैं इसको कैसे डिराइव किया गया। आप पहले फोर्स को इक्वल कर दो, सो फोर्स प्लस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू MAC, और टॉर्क इक्वेशन लगाओ तो टॉर्क इसके कारण देखोगे तो इसके कारण टॉर्क किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और इसके कारण टॉर्क इस डायरेक्शन में होगा। सो कैपिटल के कारण, कैपिटल फोर्स F के कारण जो फोर्स होगा वो आपको क्लॉकवाइज होगा और स्मॉल के कारण एंटी क्लॉकवाइज होगा। सो कैपिटल F इंटू एक्स माइनस स्मॉल f इंटू आर, देखो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है, ठीक है, बिकॉज आप सेंटर के अबाउट लगा रहे हो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, और ये हो गया आई सी इंटू अल्फ़ा। अब चूंकि रोलिंग का कंडीशन है तो अल्फ़ा हो जाएगा ए सी बाई आर। अब ध्यान देना रोलिंग के हमेशा होता है केस में अल्फ़ा इज इक्वल टू ए बाई आर और ओमेगा होता है वी बाई आर। सो आपने टॉर्क इक्वेशन लगाया और उसको कर दिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ, एम के स्क्वायर। अब इसको जस्ट आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए पहले इक्वेशन में के स्क्वायर बाई आर से मल्टीप्लाई करोगे और दूसरा घटा दोगे तो आपको फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू निकल के आ गया ये वाला वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। सो इसमें देखो कि यदि x ग्रेटर देन के स्क्वायर बाई आर होगा देन फ्रिक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जिसके बारे में हम लोगों ने बोला था, और मीन्स कि फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा और बॉडी स्लिप करेगा। मीन्स कि अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि बॉडी का ये जो कांटेक्ट पॉइंट है ना, इसकी टेंडेंसी इस तरफ जाने की ज़्यादा है। मीन्स कि ये ज़्यादा रोटेट करेगा और आगे की तरफ कम जाएगा। क्लियर है। सो ज़्यादा रोटेट करेगा तो ये ज़्यादा तेज़ी से रोटेट करेगा और आगे की तरफ कम जाएगा, तो ये पॉइंट की टेंडेंसी होगी इस तरफ जाने की, इसलिए फ्रिक्शन आगे की तरफ लग जाएगा। इसलिए मैं बोला बॉडी स्लिप्स, ठीक है। लाइक मड में, कीचड़ में जब टायर को आप एक्सलरेट, किसी गाड़ी को एक्सलरेट करते हो तो जैसे चक्का घूमता है वैसा ही हो गया। अब यदि x लेस देन के स्क्वायर बाई आर आया तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू होगा लेस देन जीरो, और इस केस में फ्रिक्शन क्या होगा, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इस तरफ होगा। सो बॉडी क्या हो रहा है, इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके अंदर टेंडेंसी है आगे की तरफ जाने की। मीन्स कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में वेलोसिटी ओमेगा आर के रिस्पेक्ट में क्या है, ज़्यादा है। सो v ग्रेटर देन ओमेगा आर होगा, इस कारण इसकी टेंडेंसी होगी आपको आगे की तरफ जाने की, और इस कारण से फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। सो फ्रिक्शन इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, और बॉडी इस केस में क्या करता है, स्किड करता है, आगे की तरफ स्किड करता है। लाइक आप अचानक से यदि ब्रेक मारे, कार से जा रहे हो और अचानक से ब्रेक मारोगे और थोड़ा सा यहाँ पर ना स्लिपरी सरफेस होगा तो क्या होगा, बॉडी आगे की तरफ टायर खिंचा जाता है, तो उसके साथ फ्रिक्शन किधर लगता है, पीछे की तरफ लगता है। अब यदि f स्मॉल f जीरो के इक्वल तब होगा जब x इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई आर होगा, और ये कंडीशन होगा प्योर रोलिंग का। सो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से। अब यदि जो फोर्स है ना वो लोअर डायमेट्रिकली प्लेन में लगे, मीन्स कि ये जो था यहाँ, तो ऊपर वाले के लिए तो हम लोगों ने कंडीशन देख लिया, x लिया था तो फ्रिक्शन फोर्स का कंडीशन देख लिया। यदि इसके नीचे में इधर में कहीं भी फोर्स लगेगा ना, कहीं भी, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। सो लोअर डायमेट्रिकली प्लेन में आप फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो इस सबको टेबुलर फॉर्म में लिखा गया है। सो आपको रिंग के केस में हर एक केस में देख लेते हैं, ठीक है। सो रिंग के केस में के स्क्वायर बाई आर का वैल्यू क्या होगा, सो निकालो, x इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हो एम के स्क्वायर बाई एम आर, डेट इज, ये हो गया एम के स्क्वायर किसके इक्वल होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। सो आई बाई एम आर। सो इसको आप x का वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू आई बाई एम आर। तो रिंग के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, सो ये r हो गया।
इसका मतलब ये क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है? ये इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आपको फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर जब लगेगा, एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पर लगेगा, तब ये प्योर रोलिंग का कंडीशन होगा। एक्स का वैल्यू इससे ऊपर तो हो ही नहीं सकता है भाई, एक्स का ही मैक्सिमम वैल्यू है। तो x कैन बी ग्रेटर देन के स्क्वायर बाई आर, और इस केस में फ्रिक्शन फोर्स कभी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं लगेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए कंडीशन यही था, x इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई आर बोलो या आई बाई एम आर बोलो, ठीक है। तो ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकता। रिंग के केस में मैक्सिमम क्या हो सकता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर आप लगा दोगे फोर्स, और इस कारण से आपको फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा, आपको फ्रिक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज और कहीं भी फोर्स लगाओगे ना, कहीं भी, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स होगा। अब डिस्क या सॉलिड सिलेंडर देख लेते हैं। तो डिस्क या सॉलिड सिलेंडर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, और इसको यदि एम आर से डिवाइड कर दिए तो ये क्या आ गया, आर बाई 2। सो आर बाई 2 कहने का मतलब क्या हो गया कि एक्स का वैल्यू आर बाई 2, सो ये होगा यहाँ पर, मीन्स कि ये डिस्टेंस आर बाई 2। सो आर बाई 2 से ऊपर यदि लगाओगे ना, उसके ऊपर लगाओगे तो ये आगे में लगेगा। सो फ्रिक्शन फोर्स आगे में लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, मीन्स कि मोर रोटेशन देन द ट्रांसलेशन, जो हम लोग देख चुके हैं। लेकिन और यदि r बाई 2 पे लगाओगे तो क्या होगा, प्योर रोल कर जाएगा। सो प्योर रोल करेगा मीन्स कि फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। और इसके नीचे में लगाओगे, r बाई 2 से नीचे में कहीं पर भी लगाओगे ना, तो क्या होगा, ये आपको स्लाइड करेगा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। समझे या नहीं समझे? कोई भी डाउट हो छोटा से छोटा तो मुझसे कमेंट करके पूछेगा। सॉलिड स्फीयर के केस में ये आ गया 2r बाई 5। सो 2r बाई 5 से ऊपर में लगाओगे तो फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, उससे नीचे में लगाओगे तो फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। हॉलो स्फीयर में आ गया 2r बाई 3, सेम चीज़। सो इसको यहाँ पर फिगर से दिखाया गया है, देखो ये पॉइंट है। सो आप सॉलिड स्फीयर के केस में यहाँ से ऊपर ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट निकल के आया है, इसके ऊपर कहीं भी आप हिट करोगे ना इधर तरफ से तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। डिस्क के केस में इसके ऊपर आप कहीं भी हिट करोगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। हॉलो स्फीयर के केस में इसके ऊपर कहीं भी हिट करोगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। और रिंग के केस में यहाँ पर हिट करोगे तो रोलिंग होगा, या इसके नीचे कहीं भी करोगे तो क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। सो आई थिंक ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इस पर एक आध प्रॉब्लम देख लेते हैं तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी निकालने का है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, आपने फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू निकाल लिया है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू निकाल लिया है, और कैपिटल फोर्स प्लस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू एम ए सी के इक्वल है, और आप ये वैल्यू पुट कर दो। सो क्लियरली यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू जो था वो निकाल लिया। अब एक्सेलरेशन निकाल लिया, अब तो हो सकता है आपको एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना हो, तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता है लीनियर एक्सेलरेशन बाई आर। किस केस में, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग के केस में ही ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा। सो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला जो आपने निकाला, इसमें यदि फोर्स नीचे की तरफ लगे इससे x डिस्टेंस पर, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए x की जगह -x यूज़ कर लेना, ठीक है। अब इस पर कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं, देखो कैसे प्रॉब्लम चुटकी में सॉल्व होगा, ऐसे आप समझ ही नहीं पाओगे कि कैसे मैं एग्जाम में बनाऊँ। सो ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन फॉलोइंग केसेस इफ़ द रोलिंग ऑब्जेक्ट इज रिंग। तो रिंग है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर होता, आप पहले लिख दो, x का वैल्यू होता है आई बाई एम आर, ठीक है, यही बस याद रखना, या याद रखना के स्क्वायर बाई आर। सो रिंग के केस में टॉप मोस्ट पॉइंट पर यदि फोर्स लगाते हो तब फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 0 होता है। अदर केस में फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो रिंग में क्या होगा, बैकवर्ड होगा। डिस्क में बात कर तो डिस्क में आई बाई एम आर स्क्वायर हुआ, एम आर स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई एम आर, डेट इज आर बाई 2। सो आर बाई 2 पर फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 0 होगा। सो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। सॉलिड स्फीयर के बारे में बात करो तो ये क्या होगा, 2 बाई 5 आर। सो ये 2 बाई 5 आर हो गया, मीन्स कि ये आपको 0.4 आर हुआ, मीन्स कि यहाँ पर कहीं होगा। सो ये देखो, ये फोर्स जो लग रहा है ना, जो सॉलिड स्फीयर का जो क्राइटेरिया है उससे ऊपर लग रहा है, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। 0.4 आर से ऊपर कहीं भी फोर्स लगेगा इसमें सॉलिड स्फीयर में तो फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ होगा, और यहाँ तो 0.5 आर पे लग रहा है। हॉलो स्फीयर के लिए क्या क्राइटेरिया होगा, 2 बाई 3 आर, डेट इज 2 बाई 3 आर क्या हुआ, 0.66 आर। सो हॉलो स्फीयर के लिए 0.66 आर से ऊपर लगना चाहिए, तो 0.5 आर पे लग रहा है, तो ये किस डायरेक्शन में होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन।
कोई भी कन्फ्यूजन होने से पूछिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हो गया आपको ये वाला प्रॉब्लम। ए फोर्स एफ एक्ट्स टेंजेंशियली एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए स्फीयर ऑफ मास एम केप्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन इफ द स्फीयर रोल्स विदाउट स्लिपिंग फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ द स्फीयर। सो देखो यहाँ पर फोर्स दिया गया है, ठीक है, ये फॉर्मूला का सिंपल यूज़ कर लो। आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है और आपको फ्रिक्शनल फोर्स भी कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा है। सो एक्सेलरेशन के लिए ये फॉर्मूला है, एक्स का वैल्यू हो जाएगा कैपिटल आर और यहाँ पर k का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये कौन सा स्फीयर है। सो k स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू आई बाई एम आर इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर बाई एम आर डेट इज इक्वल टू 2/5 आर। क्लियर है, देख रहे हो कितनी आसानी से प्रॉब्लम झटके झटके में सॉल्व हो रहा है। सो एक्सेलरेशन का वैल्यू आया 10F/7m और फ्रिक्शनल फोर्स के लिए आपने जो ये फॉर्मूला है ये अप्लाई कर दिया तो आया 3F/7। कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है। ये बहुत आसानी से आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। अगला हम लोग कंसेप्ट देखेंगे रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। सो रोलिंग ऑन अ प्लेन सरफेस देख लिए, अब हम लोग देखेंगे रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। सो रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन दुनिया का सबसे आसान टॉपिक आप समझ लो, इससे आसान टॉपिक हो ही नहीं सकता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर एक बार फोर्स सब दिखा देता हूँ। देखो ये नीचे की तरफ इसके लॉन्ग लगेगा mg sin थीटा फोर्स लगेगा, यहाँ पर फोर्स लगेगा mg cos थीटा, ठीक है। ऊपर में लगेगा नॉर्मल फोर्स और इधर लगेगा फ्रिक्शन, ठीक है। अब ये क्या फ्रिक्शन फोर्स की रिक्वायरमेंट है। देखो यदि फ्रिक्शन नहीं होगा ना तो ये बॉडी रोल नहीं करेगा, ये सिंपली ऐसे आपको ना स्लाइड करते हुए नीचे आ जाएगा। और उस केस में जितना एनर्जी में चेंज हुआ, ये जो है ना, ये जो h हाइट है, सो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी था mgh, सो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज इस बॉडी को आप देखोगे क्लियरली तो इस पर जो भी फोर्स लग रहा है ये सेंटर से क्रॉस कर रहा है। mg sin थीटा भी सेंटर से क्रॉस कर रहा है, mg cos थीटा भी सेंटर से क्रॉस कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन भी सेंटर से क्रॉस कर रहा है। केवल एक फ्रिक्शन फोर्स ही है जो कि सेंटर से क्रॉस नहीं कर रहा है और ये एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और इसी टॉर्क के कारण इसमें एक एंगुलर आपको स्पीड आएगी, ठीक है। एक जो टॉर्क अल्फा प्रोड्यूस करेगा और एक एंगुलर वेलोसिटी आपको ओमेगा आएगी। जब प्योर रोलिंग का केस होगा तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा एंड आपको a इज इक्वल टू आर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक आप समझ गए कि फ्रिक्शन के बिना आपको रोलिंग पॉसिबल नहीं है। अब आपको निकालने को इसमें क्या क्या आता है, आपको निकालने को आता है कि टाइम कितना टाइम लगेगा, वेलोसिटी जब यहाँ पर पहुँचेगा तो क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होगा, इसमें एक्सलरेशन क्या है, ठीक है। सो ये सारे कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं। सो एक एक करके हम लोग फटाक से देख लेते हैं। सो आप क्या करो कि पोटेंशियल एनर्जी दोनों प्लेस पे इक्वल कर दो, ये पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट और ये बॉटम पॉइंट पर। सो यहाँ पर बॉडी जस्ट रुका हुआ है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है mgh, ठीक है। और यहाँ पर यदि आएगा तो इसमें जो एनर्जी आप मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी ख़त्म हो गया और जो एनर्जी बचा वो क्या हुआ, आपको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 I ω²। समझ गए। अब यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर हम मान रहे हैं कि इनिशियली इसका कुछ वेलोसिटी है। सो इनिशियल कुछ वेलोसिटी होने के कारण एक इनिशियल भी ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल ट्रांसलेशनल रोटेशनल एनर्जी मैं यहाँ पर दिखाया हूँ। आप चाहो तो इसको मान लो कि ये जीरो है, बॉडी यहाँ रुका हुआ है। सो देखते हैं फिर हम लोग कैसे फिर ये करता है काम। सो आपको इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जीरो लगा दिए तो फिर आपको वेलोसिटी निकालने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दिए। mgh हुआ इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी हुआ 1/2 mv² 1 + k² r²। तो ये हो जाएगा 1/2 mv² 1 + k² r² को लिख सकते हो mk² mr², दैट इज़ 1/2 mv² 1 + I mr²। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया मैं बहुत बार बोल चुका हूँ लेकिन फिर से आपको दिखा देता हूँ। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 I ω²। सो I का वैल्यू हो गया mk², ω² का वैल्यू हो गया v² r²। सो ये इसी में चेंज हो जाएगा।
तो क्लियरली आप समझ गए कि ये आपको mgh के इक्वल कर देना है। तो यहाँ से v के स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया, v का वैल्यू ये आ गया। सो आपका ये फॉर्मूला नंबर 1 है, आप लिखते जाइए फॉर्मूला। फिर एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, आपको फाइनल वेलोसिटी दिया गया है, फाइनल वेलोसिटी ये दिया गया है। और ये देखो यदि h हाइट है तो ये कितना लेंथ होगा, यदि s लेंथ है तो साइन थीटा हो जाएगा आपको h बाई s, और s हो जाएगा h बाई साइन थीटा। सो क्लियरली आप यूज कर दो फॉर्मूला वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और इनिशियल वेलोसिटी बॉडी रेस्ट में तो u का वैल्यू 0 हो जाएगा, लेंथ का वैल्यू s का वैल्यू हो जाएगा h बाई साइन थीटा, और v का फाइनल वेलोसिटी आपको निकाल रखे हो। सो इसका वैल्यू पुट कर दो तो ये हो गया 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और यहाँ से a का वैल्यू ये आ गया। सो a का वैल्यू हुआ g साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर। जहाँ आप स्लाइड करता है, यदि स्लाइड करता है मीन्स कि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 0 होगा तो एक्सेलरेशन का वैल्यू जी साइन थीटा होता है, जब रोल करेगा तो एक्सेलरेशन का वैल्यू ये हो जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला नंबर 2 हुआ। अब हम लोग देखते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, कितना टाइम लगा इसको नीचे आने में। एक्सेलरेशन चूंकि कांस्टेंट है, ये जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होने के कारण जो आपको इक्वेशंस होते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वो लगा सकते हो। फाइनल वेलोसिटी दिया गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो, और एक्सेलरेशन दिया गया है तो टाइम यहाँ से निकल जाएगा। तो टाइम का वैल्यू आया 1 बाई साइन थीटा स्क्वायर रूट 2h बाई जी 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसको आप s के टर्म में भी लिखोगे, जो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है ना s, उसके टर्म में यदि लिखना चाहोगे तो क्या होगा, इसको अंदर ले जाओ, साइन थीटा के टर्म को अंदर ले जाओ तो स्क्वायर रूट 2 h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू है आपको s साइन थीटा, h का वैल्यू s साइन थीटा ही है, और डिवाइडेड बाई g साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये आपको न्यूमरेटर में है, ध्यान देना, ये क्या किस में है, न्यूमरेटर में। प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो रही हो तो न्यूमेरिकल्स देख लो जो मैं बना रखा हूँ इस पर। तो ये हो जाएगा आपको 2s बाई जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्लियर है। सो आपने टाइम का फॉर्मूला निकाल लिया, और के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को आप चाहो तो रिप्लेस कर देना आई बाई एम आर स्क्वायर से। सो अब देखो कि वेलोसिटी क्या हो गया, आपको जहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर रूट 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। टाइम जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को। ऐसे भी ये सही बात है, जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा उसको टाइम कम लगेगा, जिसका वेलोसिटी कम होगा उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम ऑफ डिसेंट ऑल डिपेंड्स अपॉन द के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है, या डिपेंड्स अपॉन आई बाई एम आर स्क्वायर। और लेसर द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ रोलिंग बॉडी लेसर विल द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया कम होगा ये टर्म कम होगा, और जिसका ये टर्म कम होगा वेलोसिटी ज़्यादा होगा। मोमेंट ऑफ इनर्सिया कम है मीन्स कि रेसिस्टेंस कम हो रहा है, उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्सिया कम, वेलोसिटी ज़्यादा, एक्सेलरेशन ज़्यादा, और टाइम कम लगेगा। क्लियर है, एकदम समझ गए होगे। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू ऑफ के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, हर एक टर्म के लिए ऐसे लिखा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर पर। सो इफ़ अ रिंग, सिलेंडर, डिस्क, स्फीयर ऑल रन्स अ रेस बाय रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, देन स्फीयर के लिए सबसे ये कम होता है। सो स्फीयर के लिए वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, सो वी स्फीयर सबसे ज़्यादा, ठीक है। सो वी स्फीयर सबसे ज़्यादा होगा, सो मैक्सिमम द स्फीयर विल रीच द बॉटम फर्स्ट,
जिसका वेलोसिटी सबसे ज़्यादा बॉटम सबसे पहले पहुंचेगा विथ ग्रेटेस्ट वेलोसिटी, वाइल रिंग एट लास्ट विथ लीस्ट वेलोसिटी। सो आप ऊपर से यदि रिंग को गिराओगे, सिलेंडर को गिराओगे, डिस्क को गिराओगे, स्फीयर को गिराओगे, तो स्फीयर सबसे पहले पहुंचेगा, उसके बाद पहुंचेगा आपको डिस्क या सॉलिड सिलेंडर, उसके बाद पहुंचेगा हॉलो स्फीयर, उसके बाद पहुंचेगा आपको हॉलो सिलेंडर या रिंग। सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसका होगा? इसका होगा। सो ये आपको टाइम का है, ये क्या है? टाइम का। ध्यान रखो, ये पूछता है एग्जाम में बार बार। और ये आपको किसका होगा? वेलोसिटी का। ये आपको क्या चाहिए? एक्सेलरेशन का भी यही होगा। इधर तरफ एक्सेलरेशन ऐसे बढ़ रहा है, वेलोसिटी ऐसे बढ़ रहा है और टाइम इस तरफ बढ़ रहा है। So angle of inclination has no effect on the velocity, but time of descent and acceleration depend upon the angle of inclination, because इसमें थीटा का टर्म है वो डिपेंड कर रहेगा। और थीटा यदि बढ़ाते हो तो साइन थीटा बढ़ता है। देखो, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? थीटा का पावर 0 है। टाइम ऑफ डिसेंट क्या है? थीटा का पावर -1 है, बिकॉज टाइम में क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/sin थीटा है। और एक्सेलरेशन में क्या आया था? g/sin थीटा, मीन्स ऊपर में साइन का कंपोनेंट था। सो थीटा घटाओगे तो साइन थीटा भी आपको घटेगा, थीटा बढ़ाओगे साइन थीटा बढ़ेगा। सो थीटा बढ़ाओगे तो टाइम ऑफ डिसेंट घटेगा, बिकॉज नीचे में टर्म है, ठीक है। थीटा बढ़ाओगे साइन थीटा बढ़ेगा, टाइम ऑफ डिसेंट घटेगा, लेकिन एक्सेलरेशन बढ़ेगा। सो यही चीज़ आप ध्यान रखना। अब इन दोनों में कंपेरिजन देख लो, θ1 θ2। थीटा क्या कर दिए? बढ़ा दिए, तो क्या क्या चीज़ बढ़ जाएगा? एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। वेलोसिटी में अंतर आएगा? तो वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं आएगा। टाइम किस में कम लगेगा? जिसमें एंगल ज़्यादा होगा। सो इसमें मैं लिख देता हूँ, बिकॉज कन्फ्यूजन ना हो। टाइम कम, एक्सेलरेशन ज़्यादा, ठीक है, इसमें, और वेलोसिटी सेम। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। अब आगे बढ़ते हैं, और ये देखो कंपैरेटिव एनालिसिस है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम ऑफ डिफरेंट बॉडी। इसको हम लोग अभी थ्योरी में कर चुके हैं कि सबसे पहले कौन आएगा? सॉलिड स्फीयर, फिर आता है डिस्क, फिर आता है हॉलो स्फीयर, फिर आता है सिलेंडर। क्यों? चूँकि ये रेशियो है इसका, ठीक है। और वेलोसिटी जब नीचे में जाएगा तो क्या होगा? आपको बस वैल्यू यहाँ पर पुट करना है, k²/r² या फिर I/mr² कर देना, ठीक है। सो ये आ गया। मैं आप कहोगे तो मैं एक का वैल्यू निकाल कर दिखा देता हूँ, लाइक सॉलिड स्फीयर के लिए निकाल देता हूँ। तो सॉलिड स्फीयर के लिए हो गया, वेलोसिटी हो जाएगा √2gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 2/5 mr²। सो 2/5 mr²/mr², इट इज़ 2/5, और यहाँ से ये टर्म आ जाएगा। एक्सेलरेशन भी आप इस फॉर्मूला से निकाल लोगे, टाइम ऑफ डिसेंट भी इस फॉर्मूला से निकाल लोगे। क्लियर है? समझ गए? अब हम लोग फ्रिक्शन फोर्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आप ध्यान दो। जब भी ये बॉडी रोलिंग में हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम नहीं भी हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं फिर से दिखा देता हूँ एक बार। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर मूवमेंट कर रहे हो ना, और यहाँ पर यदि ये रोल नहीं करेगा तो इधर तरफ g/sin थीटा होगा, इधर तरफ फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू होगा μ/n, दैट इज़ μmg cos थीटा। ये इफ़ नो रोलिंग, और यदि रोलिंग होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स लेस देन एंड इक्वल टू μn, मीन्स कि इसके बराबर भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। जितना इसको रिक्वायरमेंट होगी फ्रिक्शन को उतना ले लेगा। क्लियर है? कितना लेगा उसका वैल्यू हम लोग देखेंगे। सो इफ़ देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स, नो टॉर्क विल प्रोड्यूस, सो पार्टिकल डज नॉट रोटेट, पार्टिकल मूव्स विथ एक्सेलरेशन g/sin थीटा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द बॉटम इज √2gh। क्लियर है? समझ गए? अब यदि मैं बोलूं कि फ्रिक्शनल फोर्स होगा इंक्लाइनेशन पर, तो टॉर्क देखो ये फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, बॉडी रोटेट्स ऑल्सो, एंड एक्सेलरेशन इज नो मोर g/sin थीटा। एक्सेलरेशन क्या हो गया है यहाँ पर? g/sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 + k²/r², यही हो गया है। तो आपको बेसिक जो इक्वेशंस ऑफ रोलिंग का यूज़ करना है, फोर्स का इक्वेशन यूज़ करना है, डेट इज समेशन फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू ma हो जाता है। तो mg/sin थीटा। आप देखो ये इक्वेशन कैसे लगाते हैं, ये आपको आइडिया है या नहीं है? सो इसको लगाने के लिए एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लो। सो ये डायरेक्शन पॉजिटिव लो गया, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया, तो इस डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा है? mg/sin थीटा। तो ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? f, तो -f।
इज इक्वल टू एम इंटू ए पॉजिटिव साइन के साथ आ गया। सो फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए लगा दी इक्वेशन 1, और टॉर्क कौन प्रोड्यूस कर रहा है, केवल एफ प्रोड्यूस कर रहा है, तो एफ इंटू आर रेडियस है, तो एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, आई का वैल्यू एम के स्क्वायर हो गया इंटू अल्फा, और ए और अल्फा के बीच का रिलेशनशिप हो गया ए इज इक्वल टू आर अल्फा। सो इन तीनों का यूज़ करके आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है, तो आपको आ जाएगा। सो एक्चुअली एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए का वैल्यू आप कर दो आर इंटू अल्फा का वैल्यू लिखो एफ इंटू आर डिवाइडेड बाई एम के स्क्वायर। सो ऐसे करके आप सॉल्व कर दोगे ना, तो आपको आ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू ये। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर जगह आप देखो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर आया है आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे मन करे वैसे लिखो, ठीक है, इतना लोड मत लो, जैसे मन करे जैसे अच्छा लगे वैसे लिख लो। और यहाँ से फिर आपने एक्सलरेशन का वैल्यू पुट करके निकाला, तो एक्सलरेशन का वैल्यू आया जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जो प्रीवियस सेम तरीके से आया। सो ये फ्रिक्शनल फोर्स देख रहे हो, आपको म्यू एम जी कॉस थीटा से कम भी हो सकता है। हम लोग देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन में लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये डायनामिक फ्रिक्शन नहीं है, रुका हुआ फ्रिक्शन है ये। और इसका वैल्यू क्या है कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से कम भी हो सकता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब ये देखो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ये है, ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। मीन्स कि आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर का इंक्रीजिंग ऑर्डर ये होगा। आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर सॉलिड स्फीयर के लिए हो जाएगा 5/2, डिस्क या सॉलिड सिलेंडर के लिए 2 हो जाएगा, हॉलो स्फीयर के लिए 3/2 हो जाएगा, और रिंग के लिए 1 हो जाएगा। और आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर का टर्म डिनोमिनेटर में आ रहा है, मीन्स कि डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा संख्या से आप इसके सॉलिड स्फीयर के केस में डिवाइड कर रहे हो। डिनोमिनेटर में बड़ा संख्या है, मीन्स कि फ्रिक्शन लीस्ट। सो यही आपको ऑर्डर लीस्ट फ्रिक्शन का होगा। यहाँ पर क्या होगा, आपको लीस्ट, और यहाँ पर होगा हाईएस्ट। कोई दिक्कत, कोई कष्ट? सो लीस्ट आपको फ्रिक्शनल फोर्स रिक्वायर्ड होगा सॉलिड स्फीयर के केस में, और हाईएस्ट फ्रिक्शनल फोर्स रिक्वायर्ड होगा रिंग के केस में, ठीक है। सो आप लिख सकते हो द फ्रिक्शनल फोर्स नीडेड फॉर रोलिंग इज लीस्ट इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड हाईएस्ट इन केस ऑफ रिंग। अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का बोलता है कभी कि मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालो। क्यों ऐसा पूछता है? देखो, फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, और म्यू जब 0 ले लिए तब तो रोल नहीं किया, धीरे धीरे आप म्यू बढ़ाते गए, बिकॉज हर एक बॉडी को रोल करने के लिए अलग अलग फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू चाहिए। सो म्यू बढ़ाते जाओगे तो ये आपको टॉर्क बढ़ता जाएगा, टॉर्क बढ़ता जाएगा तो ये रोलिंग का कंडीशन धीरे धीरे आते जाएगा। तो आपसे पूछता है कि म्यू का मिनिमम कितना वैल्यू ले कि ये प्योर रोल कर जाए। सो जब म्यू का मिनिमम वैल्यू लोगे तो उस समय आपको फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, मैक्सिमम लगेगा, बिकॉज आप जो म्यू एम जी कॉस थीटा है वो पूरा का पूरा रोलिंग में यूज़ हो जाएगा। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस देन मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, और ये कंडीशन होगा आपको रोलिंग के लिए, मीन्स कि मिनिमम म्यू का। सो मिनिमम म्यू के लिए आप इसको ये इक्वल कर दोगे, और यहाँ से म्यू का मिनिमम कंडीशन आ गया। क्लियर है? सो म्यू का वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होगा tan थीटा बाई 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। सो म्यू का मिनिमम वैल्यू यदि tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर होगा तो ये रोलिंग कर जाएगा। हर एक बॉडी के लिए अलग अलग होगा। सो द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड इज लीस्ट फॉर सॉलिड स्फीयर एंड हाईएस्ट इन केस ऑफ रिंग। अब ध्यान दो, ये क्या है, म्यू मिनिमम, ठीक है। अब कंपैरेटिव एनालिसिस डिफरेंट बॉडीज़ का कर लेते हैं, जैसे हम लोग करते आए हैं। आप आराम से कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर कंपैरेटिव एनालिसिस किया गया है, आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर हर एक के लिए निकाला गया, हम लोगों ने देखा है, और फ्रिक्शन फोर्स उसी हिसाब से इस फॉर्मूला में डाल करके आपने निकाल दिया। तो देख लिया कि फ्रिक्शन फोर्स सॉलिड स्फीयर के केस में लीस्ट आया, और रिंग के केस में आपको क्या है, मैक्सिमम आया, ठीक है। और मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी आपने निकाल दिया, तो देखा है कि आपको सॉलिड स्फीयर के केस में लीस्ट आया। सो ये लीस्ट का कॉलम है, ये आपको क्या है, मैक्सिमम का कॉलम है,
और फिर इससे बड़ा क्या होगा, डिस्क होगा। सो ये फिर होगा सेकेंड लिस्ट, और ये क्या होगा, हॉलो स्फीयर, उसके बाद सेकेंड मैक्सिमम बोलो। तो आप बोल सकते हो इसको लिस्ट में को 1 मानोगे तो 1 2 3 और ये 4। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आपको कंसेप्ट है कि रोलिंग, स्लाइडिंग और फॉलिंग में क्या अंतर है, ये हम लोग जान चुके हैं। बस इसको एक ब्रीफली आपको समझाने के लिए है कि रोलिंग में k²/r² 0 के इक्वल नहीं होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है, टाइम का फॉर्मूला ये होता है। जब ये स्लाइड कर रहा है तो कोई रोल नहीं हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ये आएगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये आएगा, टाइम का फॉर्मूला ये आएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फॉलिंग होगा मीन्स गिर गया एक हाइट से, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, g के इक्वल होगा, और टाइम ये लगेगा। कोई दिक्कत होने से, कुछ भी होने से आप मुझसे कमेंट करके पूछिए। यदि कुछ भी डाउट हो, छोटा से छोटा डाउट भी हो, तब भी मैं आपको बोलूँगा कि आप पूछिए, बिकॉज बिना पूछे आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। अब हम लोग देखते हैं लास्ट कंसेप्ट, इनफैक्ट सेकंड लास्ट कंसेप्ट है मोशन ऑफ कनेक्टेड मास का। सो ये भी अच्छा कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कभी कभी इससे भी प्रॉब्लम पूछ देते हैं। सो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, ए पॉइंट मास इज टाइड टू वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग विच इज़ वाउंड राउंड अ सॉलिड बॉडी। ठीक है, यहाँ पर देखो सॉलिड बॉडी से एक पॉइंट मास एक स्ट्रिंग के थ्रू अटैच्ड है। व्हेन द मास इज रिलीज्ड इट फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड एंड द सॉलिड बॉडी रोटेट्स अनवाइंडिंग द स्ट्रिंग। और पॉइंट मास जो है, इसका मास स्मॉल m है, कैपिटल M है इस रिजिड बॉडी का मास, तो इसका मास कैपिटल M है, इसका मास स्मॉल m है, और r इसका रेडियस है, मीन्स कि ये इसका रेडियस r है, I इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो आपको कैलकुलेट करना है, देखो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए पूछता है, आपको टेंशन कैलकुलेट करने के लिए पूछता है, आपको पूछता है कि वेलोसिटी क्या होगा जब ये कुछ डिस्टेंस मूव करेगा, तो ऐसे करके कुछ चीज़ पूछते हैं। तो इसको कैसे निकालते हैं, सो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं फिगर बना देता हूँ। सो नीचे की तरफ टेंशन T लग रहा है जब एक स्मॉल m मास का बॉडी है, ये रेडियस r है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। सो अब देखो पहले फोर्स इक्वेशन लगाओ, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन यदि A है तो समेसन F एक्सटर्नल इज इक्वल टू MA, और नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, mg लगेगा। सो mg माइनस T इज इक्वल टू MA, इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा फिर देखो ये जो T है टेंशन है, वो एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा इसमें, और इस टॉर्क के कारण ये रोटेट कर रहा है। सो T इंटू R इज इक्वल टू I इंटू अल्फ़ा, इट इज़ I इंटू अल्फ़ा को आप लिखोगे A/R, सो T हो गया IA/R²। क्लियर है। सो यहाँ से ये हो जाएगा, इक्वेशन 2 है, तो यहाँ से हो जाएगा mg इज इक्वल टू MA प्लस T का वैल्यू है IA/R², डेट इज़ A कॉमन ले लोगे m प्लस I/R²। सो एक्सलरेशन हो गया mg/m प्लस I/R², m से m कैंसिल कर दो तो हो जाएगा g/1 प्लस I/mR²। ऊपर नीचे आपने m से डिवाइड कर दिया। सो अब देखो यही आ गया होगा, एक्सलरेशन आया है g डिवाइडेड बाई 1 प्लस I/mR²। इसको याद कर लो, काम आता है। नहीं भी याद करोगे तो इतना जो किए हो ना, इसको एग्ज़ाम में आपको जल्द से जल्द करना होगा। फिर टेंशन इन स्ट्रिंग क्या होगा, T हो जाएगा, देखो T के यहाँ से निकल जाएगा mg माइनस ma। सो इसमें जब वैल्यू पुट करोगे तो T का वैल्यू आ जाएगा ये mg इंटू I प्लस mR², या टेंशन यहाँ से भी निकाल सकते हो, T इज इक्वल टू IA/R²। सो IA/R², A का वैल्यू है निकाला है आपने g/1 प्लस I/mR²। ये आप ध्यान दो, ये स्मॉल m है, ठीक है, स्मॉल mR²। सो ये हो जाएगा इंटू I इंटू R²। सो क्लियरली यहाँ से क्या आ गया, GI/1 प्लस I/m। अब m को ऊपर ले आओगे तो यहाँ पर R² हो गया। सो यहाँ से ये आ जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ से आ जाएगा, ऊपर ले जाओगे तो mg/I/mR² प्लस I, सेम चीज़ आ गया ना।
सो आपने टेंशन कैलकुलेट कर लिया, इसको भी आप याद कर लो। टेंशन का वैल्यू हुआ mg/i डिवाइडेड बाई i प्लस mr²। और वेलोसिटी किसी पॉइंट मास का कैसे निकलेगा? सो वेलोसिटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला का यूज़ करोगे वो आप करोगे, देखो यदि कोई पॉइंट मास था ये, जो कि जब ड्रॉप किया गया तो ये यहाँ पर आ गया, मीन्स कि h हाइट तक नीचे आ गया। सो इनिशियल वेलोसिटी था 0, यहाँ पर वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना है। तो v² = u² प्लस 2as लिखा हो, h लगा दोगे। सो u का वैल्यू 0 है, सो v² = 2ah और a का वैल्यू आपने निकाला है तो 2g डिवाइडेड बाई 1 प्लस i बाई mr² आपने निकाला है, ठीक है, इंटू h। सो क्लियरली v हो गया √2gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस i बाई mr²। स्मॉल m है, ये पॉइंट मास का मास है, ये नहीं कि बड़ा जो बॉडी है जिसके अराउंड ये रोटेट कर रहा है वो मास कैपिटल M है। तो यहाँ पर वेलोसिटी हो गया, और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी का निकालना हो तो v बाई कैपिटल R हो जाएगा, मीन्स कि ये किस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। सो इस वेलोसिटी को R से डिवाइड कर दोगे तो ये आ गया आपको एंगुलर वेलोसिटी। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं इस पर एक प्रॉब्लम जो कि JEE में पूछा है, JEE 2011 में। A mass m hangs with the help of a string wrapped around the pulley on a frictionless bearing. The pulley has a mass small m and radius r. Assuming pulley to be a perfect uniform circular disc, the acceleration of mass m is. So acceleration निकालना है। So acceleration a था g डिवाइडेड बाई 1 प्लस i बाई mr², जहाँ m है पॉइंट मास का मास, सो स्मॉल m ही है, तो g डिवाइडेड बाई 1 प्लस डिस्क है, तो डिस्क के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr²/2 इंटू mr²। सो ये कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया g डिवाइडेड बाई। अब ये ध्यान दो कि ये जो डिस्क था ना, डिस्क वो उस पुली का भी मास स्मॉल m ही है, पुली का भी मास स्मॉल m है, इसलिए मैं यहाँ पर स्मॉल m लिया। यदि पुली का मास कैपिटल M होता तो मैं लिखता g डिवाइडेड बाई 1 प्लस mr² बाई स्मॉल mr², ठीक है। सो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करना है। तो 1 प्लस 1/2 डेट इज़ हो गया 2g/3। तो आंसर क्या होगा 2g/3। सो आंसर आप देखो तो B होगा करेक्ट। अच्छा लगा होगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम है टॉपलिंग ऑफ ए ब्लॉक। किसी ब्लॉक का टॉपलिंग का क्या कंडीशन होता है? सो देखो इसको मैं प्रॉब्लम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ए यूनिफॉर्म क्यूब ऑफ साइड ए एंड मास m रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल टेबल। A horizontal force F is applied normal to one of the faces of the point that is directly above the center of face at a height 3a/4 above the base. The minimum value of F for which the cube begins to tip about the edge is. सो ये प्रॉब्लम बोल रहा है कि सपोज करो कि एक क्यूब है जिसका साइड A है और मास m है, ये एक रफ हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा गया है और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F है, कैपिटल F से डिनोट किया है, वो आपको 3a/4 हाइट पर लग रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि F का मिनिमम वैल्यू क्या होगा कि क्यूब बिगेंस टू टिप अबाउट एन एज, किसी एक एज के अबाउट ये आपको रोल कर जाए। तो देखो फोर्स कैपिटल F है, फ्रिक्शनल फोर्स आपको स्मॉल f है, तो इसका जो एक्सलरेशन होगा, यदि इस डायरेक्शन में एक्सलरेशन देखोगे तो एक्सलरेशन क्या होगा कैपिटल F माइनस स्मॉल f/m। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये टॉपल कब करेगा? ये टॉपल तब करेगा जब इस डायरेक्शन में टॉर्क, एक नेट टॉर्क प्रोड्यूस हो। अब इस पर देखो कौन कौन सा टॉर्क लग रहा है। ये जो फोर्स है कैपिटल F, ये इस पर टॉर्क किस डायरेक्शन में लगा रहा है? इस डायरेक्शन में लगा रहा है। आपको यदि टॉर्क क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है ये समझने में दिक्कत हो तो सोचो कि यहाँ पर धक्का देंगे तो ये कैसे घूमना चाहेगा, ये ऐसे घूमना चाहेगा। वैसे ही यदि ये जो mg है, ये mg यदि खींचोगे इधर तरफ और इस पॉइंट के अबाउट देखोगे तो ये इसको कैसे घुमाएगा? ऐसे घुमाएगा। सो क्लियरली एक जो कैपिटल F है वो इस डायरेक्शन में टॉर्क लगा रहा है और जो mg है वो आपको इस डायरेक्शन में टॉर्क लगा रहा है। सो जब कैपिटल F जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है वो ज़्यादा हो जाएगा mg से, तो ये क्या करेगा? टॉपल कर जाएगा, ठीक है। बिकॉज ये पॉइंट है ना, ये एज, इसी के अबाउट इसको टॉपल करना है। सो यही कंसेप्ट लिखा गया है। व्हेन द क्यूब बिगिंस टू टिप अबाउट द एज द नॉर्मल रिएक्शन विल पास थ्रू द एज। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से पास करेगा अबाउट विच रोटेशन टेक्स प्लेस एंड द टॉर्क फॉर दिस रोटेशन मस्ट बी ग्रेटर देन 0।
सो क्लियरली टॉपलिंग के लिए नेट टॉर्क का वैल्यू आपको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और मैं यहाँ नेट टॉर्क निकाल दिया हूँ। एफ इसके इस पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट इसके अबाउट इस फोर्स के कारण टॉर्क क्या होगा, फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये एम जी के लिए क्या होगा, एम जी इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो एफ इंटू 3a/4 माइनस एम जी इंटू a/2 इज ग्रेटर देन 0, और मिनिमम फोर्स के लिए टॉर्क नेट को जस्ट 0 के इक्वल कर दो और यहाँ से मिनिमम फोर्स निकल जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम जी a/2 डिवाइडेड बाई 3a/4 डेट इज 2/3 mg। अब इस पर एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं ताकि कंसेप्ट आपको और क्लियर हो जाए। सो ये नेक्स्ट और लास्ट प्रॉब्लम है इस थ्योरी का। क्यूब इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन क्यूब एंड प्लेन इज म्यू, ऑन इंक्रीजिंग द इंक्लाइनेशन थीटा द क्यूब विल स्लाइड बिफोर टॉपलिंग। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। ये बोल रहा है कि आप इंक्लाइनेशन बढ़ाते जाओगे, ठीक है। सो आप इंक्लाइनेशन बढ़ाते जाओगे ना, तो क्यूब कब स्लाइड कर जाएगा, टॉपलिंग से पहले। आपको कंडीशन निकालना है कि म्यू का क्या वैल्यू हो कि क्यूब पहले स्लाइड करे उसके बाद टॉपल करे। सो कंडीशन है स्लाइड फर्स्ट एंड टॉपल लेटर। सो अब स्लाइड का कंडीशन पहले कैलकुलेट कर दो, टॉपल का कंडीशन कैलकुलेट कर दो। तो स्लाइड के लिए देखो सारे फोर्स यहाँ पर लिखे गए हैं फ्री बॉडी डायग्राम से। तो नीचे की तरफ mg साइन थीटा लग रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू है म्यू एन, डेट इज, और एन का वैल्यू क्या है, mg कॉस थीटा। सो फ्रिक्शन फोर्स हो गया म्यू mg कॉस थीटा। सो स्लाइड के लिए कंडीशन क्या होगा, mg साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू mg कॉस थीटा। तो उस केस में ये स्लाइड कर जाएगा, डेट इज tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू हो गया आपको स्लाइड की कंडीशन। क्लियर है। अब टॉपल के लिए क्या कंडीशन होगा, आप देखो कि जब टॉपल कर रहे हो तो इस पॉइंट के अबाउट करेगा। सो क्लियरली आप यहाँ पर ये mg साइन थीटा है, सो mg साइन थीटा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, a/2। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये आपको कोई भी टॉर्क नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, बिकॉज ये इसी लाइन से क्रॉस कर रहा है, mg cos थीटा प्रोड्यूस करेगा। सो हो गया mg cos थीटा इंटू a/2। सो mg साइन थीटा इंटू a/2 माइनस mg cos थीटा इंटू a/2 इज ग्रेटर देन 0, और mg साइन थीटा इज ग्रेटर देन mg cos थीटा। अब यही क्यों ज़्यादा है, बिकॉज ये रोटेट करे, टॉपल करे तो इस डायरेक्शन में करना चाहिए, और ये जो टॉर्क है ना ये आपको इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा है, और ये जो है ना ये आपको इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा है। सो यहाँ से आ गया tan थीटा इज ग्रेटर देन 1। सो आपको दो कंडीशन मिला, tan थीटा ग्रेटर देन म्यू है आपको स्लाइड के लिए, और tan थीटा इज ग्रेटर देन 1 हो गया आपको किसके लिए, टॉपल के लिए। सो पहले स्लाइड करना चाहिए। सो आप देखो कि म्यू का वैल्यू, यदि म्यू का वैल्यू 2 ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले ये टॉपल का कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर देगा। यदि म्यू का वैल्यू 1 ले लोगे तब भी ये दोनों एक साथ कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा।